हम्म। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जिन फिल्मों को आज हम मास्टरपीस मानते हैं, वो अपने रिलीज वाले दिन सिनेमा घरों में एकदम खाली क्यों थीं? हाँ, ये सच में एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में दिमाग हिला देता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा जो स्रोत है ना, वो इसी विषय पर है। आज हम बात कर रहे हैं सिनेमैटिक रेजरेक्शंस, हाउ बॉक्स ऑफिस फ्लॉप्स विन हिस्ट्री के बारे में। मतलब आसान शब्दों में कहे तो कैसे बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरने वाली फिल्में भी इतिहास के पन्नों में अपनी जीत दर्ज करा लेती हैं। एग्जैक्टली और आज का हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ फिल्में रिलीज के वक्त तो बुरी तरह विफल हो जाती हैं, लोग उन्हें नकार देते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद कुछ सालों बाद वही अमर हो जाती हैं, उन्हें एक कल्ट क्लासिक का दर्जा मिल जाता है। हाँ, हम्म। रिसर्च में ना एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 200-300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की। सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। बिल्कुल, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन आज कोई उनका एक डायलॉग या एक किरदार का नाम तक याद नहीं रख पाता। वो पूरी तरह से भुला दी गई हैं। और वही दूसरी ओर कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें अपने दौर में फ्लॉप का ठप्पा दे दिया गया था, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गईं। यहां मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए ना। बात ना सिर्फ याद रखने की नहीं है। कुछ हिट फिल्में हम याद रखते हैं, लेकिन आज उन्हें देखकर बहुत क्रिंज महसूस होता है। सही कहा। सफलता और टाइमलेसनेस यानी हमेशा प्रासंगिक बने रहना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर इस विरोधाभास को डेटा के चश्मे से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है। वो क्या? बॉक्स ऑफिस के जो भी आंकड़े होते हैं ना, वो केवल उस विशेष शुक्रवार के उत्साह या पीआर मशीनरी की ताकत को मापते हैं। वे किसी फिल्म की विरासत या उसकी लेगेसी तय नहीं कर सकते। ये बहुत सही पॉइंट है। असल खेल सिर्फ इस बात का है कि फिल्म की टाइमिंग क्या है और क्या उस वक्त दर्शकों की मानसिक स्थिति उस विशिष्ट कहानी को स्वीकार करने के लिए तैयार थी या नहीं। आइए इसे गहराई से समझते हैं, हम्म। क्योंकि ये धारणा बहुत ही आम है कि अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल है तो उसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी। और अगर फ्लॉप है तो वो बुरी ही होगी। बिल्कुल। अगर बॉक्स ऑफिस की सफलता ही क्वालिटी का एकमात्र पैमाना होती तो हर ब्लॉकबस्टर फिल्म को सिनेमा के इतिहास में मास्टरपीस की तरह पढ़ाया जाता। लेकिन हमारे स्रोत इस पूरी धारणा को पलट कर रख देते हैं। और इस धारणा को पलटना जरूरी भी है। जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर विफल होती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई कलात्मक कमी थी। रिसर्च ये बताती है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गलत समय। बिल्कुल रॉन्ग टाइमिंग। कई बार एक कहानी अपने समय के हिसाब से इतने अलग मिजाज की होती है कि दर्शक उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाते। हाँ, एक उम्मीद होती है। और अगर फिल्म वो ना परोसकर कुछ नया परोस दे, तो वो असंतोष तुरंत फिल्म के फ्लॉप होने का कारण बन जाता है। फिल्म बुरी नहीं होती, बस वो दर्शकों की उस वक्त की उम्मीदों के सांचे में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही होती। और इस बात को साबित करने के लिए आज के नोट्स में एक बहुत ही शानदार केस स्टडी दी गई है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1994 में फिल्म है अंदाज अपना अपना। ओहो, क्या क्लासिक है ना? उस दौर के हिसाब से ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर उस समय के सबसे बड़े सितारे एक साथ पर्दे पर थे। जाहिर है, जब स्टार कास्ट इतनी बड़ी हो तो उम्मीदें भी आसमान छू रही होती हैं। लेकिन जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आई तो नतीजा क्या रहा? बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन औसत या उससे भी कम था। आज ये बात किसी को भी अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन उस वक्त थिएटर्स में कोई खास भीड़ नहीं थी। इस नाकामी के पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। आखिर इतने बड़े सितारों के बावजूद फिल्म ने काम क्यों नहीं किया? इसका जवाब 1994 के भारतीय दर्शकों के मिजाज में छिपा है। उस वक्त का मिजाज काफी अलग था। बिल्कुल। उस दौर में दर्शक सिनेमाघरों में या तो बहुत भारी भरकम एक्शन फिल्मों की उम्मीद करते थे या फिर विशुद्ध पारिवारिक और रोमानी कहानियों की। अंदाज अपना अपना इन दोनों में से कुछ भी नहीं थी। हाँ, वो तो एक कॉमेडी थी। वो एक मेटा कॉमेडी थी जो खुद बॉलीवुड के ही फॉर्मूलों का मजाक उड़ा रही थी। ये अपने समय के हिसाब से इतनी ज्यादा क्वर्की थी कि 90 के दशक के पारंपरिक दर्शक शायद इसे समझ ही नहीं पाए। ये उनके लिए एक पूरी तरह से एलियन कॉन्सेप्ट था। लेकिन कहानी का असली मजा तो इसके बाद शुरू होता है। रिलीज के वक्त फ्लॉप होने के बावजूद आज ये भारतीय सिनेमा की महानतम कॉमेडी फिल्मों में गिनी जाती है। नोट्स में उन कारणों की पूरी एक सूची है जिन्होंने इसे पुनर्जीवित किया। जैसे कि टीवी पर इसका बार बार आना,
बिल्कुल। जैसे जैसे समय बीता, टेलीविजन पर इसका बार बार प्रसारण होने लगा और फिर जब इंटरनेट का दौर आया तो इसके डायलॉग्स ने हंगामा मचा दिया। क्राइम मास्टर गोगो। हाँ, मतलब आज की बातचीत में तेजा मैं हूं मार किधर है या फिर क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलता हूं, ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं रहे, ये इंटरनेट की डिफॉल्ट भाषा बन चुकी हैं। और यहीं पर हमें मीम कल्चर की ताकत को समझना होगा। रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि कैसे मीम्स पॉप कल्चर की दिशा तय करते हैं। मीम्स तो आज सब कुछ कंट्रोल करते हैं। सही कहा। मीम कल्चर करता क्या है? वो एक 3 घंटे की फिल्म को उठाता है, उसे छोटे छोटे 5 सेकंड के हिस्सों में काटता है और उन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की स्थितियों से जोड़ देता है। और फिर वो वायरल हो जाते हैं। हाँ, जब अंदाज अपना अपना की मीम्स वायरल हुए तो एक पूरी नई पीढ़ी, शायद वो पीढ़ी जो 1994 में पैदा भी नहीं हुई थी, उसने उन मीम्स के संदर्भ को समझने के लिए जाकर वापस पूरी फिल्म देखी। ये वाकई दिमाग खोल देने वाली बात है। मतलब फिल्म का एक फ्रेम भी नहीं बदला, लेकिन मीम्स ने उसे एक नया जीवन दे दिया। दर्शक बदल गए, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर विकसित हो गया और वो फिल्म जिसे कभी अजीब माना गया था, वो अचानक से एक कल्ट क्लासिक बन गई। एकदम सटीक विश्लेषण। अब इस लाउड और क्वर्की कॉमेडी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक बिल्कुल अलग स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हमारी दूसरी केस स्टडी हमें 2004 में ले जाती है, फिल्म स्वदेश। स्वदेश बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी कमर्शियल हिट नहीं थी। इसने थिएटर्स में कोई तहलका नहीं मचाया था। बिल्कुल नहीं। पर स्वदेश की बात आते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। 2004 के उस दौर को याद करें तो सिनेमा घरों में लोगों को बहुत ही चमकदार विदेशों में शूट की गई लार्जर देन लाइफ दुनिया देखने की आदत थी। हाँ, एस्केपिज्म का तौर था। और फिर स्वदेश आती है। कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं, कोई चीखने चिल्लाने वाला एक्शन नहीं। फिल्म का नायक नासा छोड़कर भारत के एक धूल भरे गांव में आता है। एक सीन का विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगी जो हमारे नोट्स में भी हाईलाइट किया गया वो है। ट्रेन वाला सीन। हाँ, वो ट्रेन स्टेशन वाला सीन जहाँ एक छोटा सा बच्चा नायक को एक कुल्हड़ में पानी बेचता है। उस एक पल में कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन नायक के चेहरे पर जो एहसास है वो अपने विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज को महसूस करने का एक बहुत ही गहरा क्षण था। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 2004 का दर्शक सिनेमाघर में इस तरह के भारी यथार्थ या इतनी गहरी शांति का सामना करने के लिए नहीं जा रहा था। उन्हें एक ऐसे मनोरंजन की तलाश थी जो उन्हें उनकी असल जिंदगी की समस्याओं से दूर ले जाए। वही एस्केपिज्म जिसकी हमने बात की। Exactly. ऐसे माहौल में स्वदेश दर्शकों को बहुत ज्यादा असली, बहुत ज्यादा शांत और बहुत परिपक्व महसूस हुई। जब कोई व्यक्ति पर्दे पर अपने ही देश की जमीनी सच्चाइयों और बिजली पानी जैसी समस्याओं को देखता है और वो भी बिना किसी लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक के, तो वो असहज हो जाता है। और यही असहजता बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की विफलता का कारण बनी। लेकिन आज ये आधुनिक बॉलीवुड की सबसे सम्मानित फिल्मों में से एक है। फिल्म स्कूल के छात्र इस पर चर्चा करते हैं, आलोचक इसकी तारीफ करते हैं और इसके भावनात्मक क्लिप्स आज भी वायरल होते हैं। यह इसलिए विफल नहीं हुई क्योंकि ये कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि यह अपने समय से बहुत आगे थी। स्वदेश में जहां एक सफल इंसान अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा था, वहीं हमारा अगला और तीसरा उदाहरण एक ऐसे युवा की कहानी है जिसे यही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। लक्ष्य। हाँ, हम बात कर रहे हैं 2004 में ही रिलीज हुई एक और फिल्म लक्ष्य की। एक ऐसा जॉनरा जिसे अक्सर कमिंग ऑफ एज कहा जाता है, जहां एक किरदार खुद को खोजता है। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जहां एक लापरवाह दशाहीन युवा जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से टकराकर एक जिम्मेदार इंसान बनता है। लेकिन रिलीज के वक्त इसका प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। लक्ष्य की केस स्टडी बहुत ही जटिल और शानदार है। इस फिल्म में नायक की शुरुआत एक ऐसे लड़की के रूप में होती है जो दोपहर तक सोता है, जिसे नहीं पता कि कल क्या करना है, और फिर कहानी उसे कारगिल की जमा देने वाली चोटियों पर ले जाती है, एक सख्त सैन्य पृष्ठभूमि में। इसका ट्रांजिशन बहुत गजब का था। हाँ, लेकिन इसके विफल होने का सबसे बड़ा कारण था मार्केटिंग कंफ्यूजन। जब इसके प्रोमो टीवी पर आए तो दर्शकों को लगा कि वे एक बहुत बड़ी वॉर एपिक या युद्ध पर आधारित फिल्म देखने जा रहे हैं, जबकि वो एक पर्सनल जर्नी थी। बिल्कुल, ये युद्ध के बारे में कम और एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक यात्रा के बारे में ज्यादा थी। जब फिल्म का संदेश रिलीज से पहले दर्शकों तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचता तो बॉक्स ऑफिस पर धोखा होना तय है। और ऊपर से इस वक्त के युवा शायद पर्दे पर अपने ही कंफ्यूजन को देखकर थोड़ा झिझक गए। लेकिन अगर आज खासकर 90s के दशक में पले बड़े बच्चों या आज की जेनजी पीढ़ी के नजरिए से देखें तो लक्ष्य का पूरा अर्थ ही बदल चुका है। आज के समय में ये मोटिवेशनल गोल्ड है। एकदम।
इसके गाने आज भी लोगों की जिम और वर्कआउट प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं। इसके जो आर्मी ट्रेनिंग वाले दृश्य हैं, वो आज इतने सालों बाद भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। इस कहानी ने उस एग्जिस्टेंशियल ड्रेड या अस्तित्व के संकट को छुआ था, जिससे आज का हर युवा जूझ रहा है। यही बात इसे एक मास्टरपीस बनाती है। लक्ष्य ने समय के साथ दर्शकों के परिपक्व होने का इंतजार किया, और ये तीनों फिल्में, अंदाज अपना अपना, स्वदेश और लक्ष्य, हमें एक बहुत ही अहम बिंदु पर ले आती हैं। वो कौन सा बिंदु? आखिर वो क्या चीज है जो एक फिल्म को कल्ट क्लासिक बनाती है? क्या इसका कोई एक तय फॉर्मूला है? नोट्स में कुछ बहुत ही सटीक तत्वों की सूची दी गई है। पहला है रिपीट वैल्यू। एक ऐसी कहानी जिसे बार बार देखा जा सके और हर बार कुछ नया महसूस हो। दूसरा, दमदार डायलॉग्स जो रोजमर्रा की बातचीत में शामिल हो जाएं। तीसरा, जुड़ाव महसूस कराने वाली भावनाएं, यानी रिलेटेबल इमोशंस। और आज के दौर में टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सपोजर, जिन्होंने इन फिल्मों को थिएटर्स की बंद दुनिया से निकालकर सीधे लोगों के बेडरूम तक पहुंचा दिया है। और मीम कल्चर भी। बेशक, मीम कल्चर, जिस पर हमने गहराई से बात की। ये सभी तत्व बिल्कुल जरूरी हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक ऐसा तत्व है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है धैर्य, पेशेंस। धैर्य कैसे? किसी भी बेहतरीन कला को सांस लेने के लिए समय चाहिए होता है। ये फिल्में पहले वीकेंड के कलेक्शन या शुरुआती 3 दिनों की कमाई के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। हाँ, उनका विजन बड़ा था। इनका निर्माण एक लंबे समय के प्रभाव के लिए किया गया था। बॉक्स ऑफिस सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन कल्ट क्लासिक बनना एक इमोशनल कनेक्शन है। दर्शकों का मूड और उनका स्वाद हर साल बदलता है। कभी उन्हें सिर्फ हल्का फुल्का चाहिए होता है। बिल्कुल, कभी-कभी वे सिर्फ हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते हैं और गहराई को नकार देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद जब वे जिंदगी के नए अनुभवों से गुजरते हैं, तो उन्हें उसी गहराई की तलाश होती है जो स्वदेश या लक्ष्य में थी। ये बात सच में बहुत गहरी है। दिमाग में ना एक क्या होता अगर वाला विचार आ रहा है। बताइए। सोचिए, अगर अंदाज अपना अपना 1994 की बजाय आज के इस मीम ड्रिवन इंटरनेट युग में रिलीज होती, जहां हर अनोखी और अजीब चीज को हाथों हाथ लिया जाता है, तो क्या वो तब भी फ्लॉप होती? मुझे तो नहीं लगता। या फिर अगर स्वदेश 2004 की बजाय आज के इस ओटीटी दौर में रिलीज होती, जहां दर्शक शांत, परिपक्व और यथार्थवादी कंटेंट को इतनी बारीकी से सराहते हैं, तो क्या उसे तब भी संघर्ष करना पड़ता? शायद बिल्कुल नहीं। इन सवालों से यही निष्कर्ष निकलता है कि सिनेमा में सफलता केवल टैलेंट, अच्छी निर्देशन या बेहतरीन कहानी पर निर्भर नहीं करती। वो पूरी तरह से एक समीकरण है जिसमें टैलेंट और टाइमिंग दोनों का बराबर हिस्सा होता है। दोनों जरूरी हैं। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सिर्फ ये बताते हैं कि इस शुक्रवार को कितने लोग उत्साहित हैं, लेकिन असली परीक्षा ये है कि क्या वो कहानी 10 या 20 साल बाद भी दर्शकों के बीच किसी न किसी रूप में जिंदा है या नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अगली बार जब भी किसी फिल्म के लिए फ्लॉप शब्द सुनने में आए, तो उस ठप्पे को अंतिम सच नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि सिनेमा के इस अनूठे खेल में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बॉक्स ऑफिस की रेस में चंद करोड़ रुपए जरूर हार जाती हैं, लेकिन लंबी अवधि में वो इतिहास जीत जाती हैं। बिल्कुल, इतिहास जीत जाती हैं। किसी भी कला का असली और अंतिम जज केवल और केवल समय है। समय ही तय करता है कि कौन सी कहानी हमेशा के लिए अमर होगी और कौन सी भुला दी जाएगी। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, जिस पर गहराई से विचार करना दिलचस्प होगा। वो क्या है? आज के इस दौर में, जहां हर शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस के शुरुआती आंकड़ों और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के आधार पर फिल्मों को तुरंत फ्लॉप मानकर खारिज कर दिया जाता है, उन खारिज की गई फिल्मों में से ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो शायद अगले दशक की कल्ट क्लासिक बनने का खामोशी से इंतजार कर रही हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन कहानियों को आज का दर्शक नकार रहा है, वो बस समय के साथ उन तक पहुंचने और उन्हें समझने की प्रक्रिया में है? यह एक ऐसा सवाल है जो सिनेमा के इतिहास और समय के इस मायाजाल को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है।